जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे थे सीजीपीएससी के 75 डे चैलेंज। आज करेंगे हम लोग आधुनिक इतिहास के वो वाला पल जिसमें ब्रिटिश सरकार ने अपना कौन कौन सा पॉलिसी बनाया था, कौन कौन सा संधि बनाया था और कौन कौन सा स्ट्रेटेजी बनाया था, कौन कौन से संगठन बनाए थे जिसके कारण वो एक दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर में से उभर के आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन से इंपॉर्टेंट 1757 से 1857 के दौरान भारत में अपने साम्राज्यवादी विस्तार और सर्वोच्चता के लिए कौन से विधि का उपयोग करते हैं। तो पहला है संधियां और सांस्कृतिक समाकलन के द्वारा विलय, ठीक। दूसरा युद्ध या विजय द्वारा विलय, या कूटनीति और प्रशासनिक तंत्रों के द्वारा विलय करते हैं, या फिर आर्थिक सुधार कर और सैन्य दमन के द्वारा विलय करते हैं। तीसरा व्यापार गठबंधन और धार्मिक धर्मांतरण के द्वारा विलय करते हैं। तो साम्राज्यवादी विस्तार नीति में उन्होंने सबसे ज्यादा यूज कौन करते हैं? एक तो उनके जो कूटनीति और प्रशासनिक तंत्र में का यूज करते हैं, डिप्लोमेसी का यूज करते हैं, जिसको डिवाइड एंड रूल की बोलते हैं हम लोग। और दूसरा क्या करते हैं, वो अपने युद्ध की नीति के द्वारा क्या करते हैं, अपने जो साम्राज्य को बढ़ाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा नीति है 1757 इंपॉर्टेंट जो बैटल ऑफ प्लासी से ये 1857 की क्रांति तक अपने प्रभुत्व को विस्तार करने के ब्रिटिश द्वारा उपयोग नहीं की गई, कौन सा नीति का उपयोग नहीं की गई। तो हमको पता चलेगा कि कौन सा रिंग फेंस की नीति। रिंग फेंस की नीति मतलब क्या है कि ये स्टेट जहां पे कब्जा कर रहे हैं बाजू वाले स्टेट को बफर स्टेट के रूप में यूज करते हैं। दूसरा सहायक संधि, सब्सिडी अलायंस, दूसरे के साथ क्या है एक संधि अपनाते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का सहायता करेंगे वॉर के परिस्थिति में। तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है ना, यानी कि विलय के सिद्धांत। तो उसमें क्या होता है कि एक जिसका जो नेचुरल हेयर नहीं रहता, उत्तराधिकारी नहीं रहते, उसको मिस गवर्नेंस के नाम पे क्या बोलते हैं ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो ये तीनों पॉलिसी करते रहते हैं। तो कौन सा गलत हो जाएगा? सांस्कृतिक समाकलन कुछ नहीं करते, ठीक है ना, बल्कि संस्कृति को वो क्या बोलते हैं कि जो हमारा संस्कृति है वो सुपीरियर है, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे बारबेरियंस को सिविलाइजेशन सिखाने आए हैं बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है कि रिंग फेंस की जो नीति है, ठीक है, भारत में जो रिंग फेंस की नीति है उसने शुरुआत किसने की और उसका क्या उद्देश्य था? लॉर्ड वेजले ने सहायक संधि की स्थापना करने के लिए किया। दूसरा वॉरेन हेस्टिंग में बाहरी खतरों के खिलाफ एक बफर राज्य बनाने के लिए किया। तीसरा लॉर्ड डलहौजी ने विलय के सिद्धांत को लागू करने के लिए किया। चौथा है लॉर्ड कार्नवालिस ने प्रशासनिक सुधारों को मजबूत करने के लिए किया। तो आपको बताना है रिंग फेंस की शुरुआत किसने की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, रिंग फेंस की शुरुआत कौन करते हैं? वॉरेन हेस्टिंग करते हैं। और वो वॉरेन हेस्टिंग करते हैं और किस लिए करते हैं? क्योंकि उनको एक बफर स्टेट बनाना रहता है, तो उसके लिए रिंग फेंस की पॉलिसी लेके आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, वॉरेन हेस्टिंग बफर स्टेट बनाने के लिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सहायक संधि प्रणाली, ठीक है ना, जो सहायक संधि थी, ठीक है, सब्सिडरी अलायंसेस के बारे में बताना है। कौन सा विशेषता नहीं है बताना है हम लोग को। जो कौन लेके आया था? लॉर्ड वेजली द्वारा पेश किया था। इसमें भारतीय शासक को अपने खर्च पर एक ब्रिटिश सहायक सेना बना के रखना था। दूसरा भारतीय शासक को ब्रिटिश अनुमोदन के बिना अन्य शक्तियों के साथ संधि करने की अनुमति थी। तीसरा भारतीय शासकों को ब्रिटिश सहमति के बिना यूरोपियन व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए प्रतिबंध किया गया था। चौथा इसमें ब्रिटिश राज्य बाहरी जो आक्रमण से आपको बचाएगा, ये लिखा गया था। तो आपको बताना है इसमें सहायक संधि में कौन सी विशेषता नहीं। पहला आपको ब्रिटिश के लिए सहायक सेना बना के रखना था, बिल्कुल ये सही है। दूसरा क्या हो जाएगा कि भारतीय शासक को बिना ब्रिटिश के अनुमति के आपको किसी भी यूरोपियन व्यक्ति को प्रतिनिधित्व कर दिया था नियुक्त करने के लिए, बिल्कुल सही है। और समय पे क्या करेंगे? एक्सटर्नल एग्रेशन में आपको बचाएंगे, ये सही है। लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यानी कि भारतीय शासकों को ब्रिटिश अनुमोदन के बिना अन्य शक्तियों के साथ संधि करने का अनुमति नहीं थी। मतलब कुछ भी आपको करना रहता है, एक बार सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि अपना दिए तो आपको हर वो चीज को बताना पड़ता है। जो एक जगह का जो फॉरेन अफेयर होता है ना, वो आपको बताना पड़ता था। तो यानी कि अगर सहायक संधि कर लिए ना, तो आपने आपका जो फॉरेन का जो अफेयर है ना,
वो आपने खो दी, ब्रिटिश को दे दी। अगला प्रश्न है, जो सहायक संधि हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? कौन सा भारतीय राज्य था? हैदराबाद, मैसूर, अवध या मराठा? तो सबसे पहला जो सहायक संधि जो वेजली ने लेके आया था, तो अपनाने वाला राज्य कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो सहायक संधि जो भारतीय लोग ने अपनाए थे, उसका जो क्रम कहा, सही क्रम क्या है? मैसूर, तंजौर, अवध या मराठा के पेशवा? तो इसमें जो सही कौन सा है? सबसे पहले कौन अपनाता है? पहले तो हैदराबाद हो गया, हैदराबाद के बाद कौन अपनाता है? मैसूर अपनाता है, मैसूर अपनाता है, ठीक है। अब तो क्या हो जाएगा? मैसूर अपनाता है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट ये हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? तंजौर अपनाता है। तीसरा अवध अपनाता है। और लास्ट में जो सहायक संधि का पार्ट होते हैं, मराठा होते हैं, मराठा लास्ट में होते हैं। फोर्थ नंबर में मराठा कहाँ पे है? यहाँ पे। पहला कौन होता है? मैसूर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है, डलहौजी था जिसने हड़प नीति का सिद्धांत लिया था, विलय का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, उसकी मुख्य सिद्धांत क्या था? ठीक, क्या था मुख्य सिद्धांत? पहला देखते हैं, भारतीय शासक अपनी भूमि स्वेच्छा से ब्रिटिश शासक को सौंप सकते थे। दूसरा, जिसका प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना भारतीय शासकों की भूमि ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन हो जाएगी। तीसरा, भारतीय शासक को अपने खर्च पर ब्रिटिश सेना बनाए रखनी होगी। चौथा, भारतीय शासक ब्रिटिश सहमति के बिना उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकता। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत था वो क्या था कि जिसके प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है, जिस राजा के खुद के बेटे नहीं है, नेचुरल बेटे नहीं है, वो जो राज्य होगा वो किसके अधीन हो जाएगा? ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाएगा। मतलब भारतीय कल्चर का उन्होंने फायदा उठा के अपने फेवर में करके ये डलहौजी ने बहुत सारे जगह को हड़प लिया। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो ये है कि जो राज्य में जो विलय का सिद्धांत हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया, किसको शामिल नहीं किया गया? सतारा को शामिल किया गया, झांसी को शामिल किया गया, ठीक है, तो अवध को या नागपुर को? इसमें से किसको क्या नहीं किया गया है? विलय नहीं किया गया। तो इसमें अवध को विलय नहीं किया गया था। अवध को बफर स्टेट के रूप में ही बहुत देर तक यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे बंगाल चल रहा है और इधर अवध है और इधर अफगान है, ठीक है, तो इसी कारण इसको मोस्टली बफर स्टेट के रूप में ज्यादा यूज किया गया और लास्ट में ही अवध के ऊपर लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि ब्रिटिश सरकार के टाइम में जो भू राजस्व व्यवस्था रहती है, ठीक है, भू राजस्व प्रणाली लेके आए थे, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उसके बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है बताना है हम लोग को, ठीक है। पहले, स्थायी बंदोबस्त जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें भूमि दरों का स्थायी रूप से तय किया और जमींदारों को पैतृक भूमि का स्वामी बना दिया। मतलब जो जमींदार है वो हेरिडेटरी हो गए, वंशानुगत हो गए, ठीक। दूसरा, रैयतवारी एक प्रणाली लेके आया गया, ठीक है, उसमें व्यक्तिगत किसानों से सीधी राजस्व वसूली शामिल थी और राजस्व दरों में समय समय पर संशोधित किया जाता था। तीसरा एक महलवारी प्रणाली लेके आई गई, जिसमें ब्रिटिश सरकार की ओर से जमींदारों द्वारा राजस्व संग्रह करने की आवश्यकता थी। और चौथा, महलवारी व्यवस्था थी। महलवारी व्यवस्था जिसमें क्या होता है, एक गांव, ठीक है, एक गांव या गांव के समूह जिसको महल बोलते हैं, वो सामूहिक रूप से राजस्व प्रदान करते थे। तो आपको ये तीन जो राजस्व व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एक है स्थायी बंदोबस्त जिसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, दूसरा रैयतवारी सिस्टम, तीसरा जो है आपका महलवारी सिस्टम। तो इसमें से चार में से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? पहला तो स्थायी बंदोबस्त में भूमि राजस्व के लिए स्थायी रूप में, नाम से ही पता चल रहा है, स्थायी रूप में तय कर दिया कितना दर होंगे और उसके लिए एक जमींदार बना दिया जो पैतृक होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि रैयत वाली प्रणाली में
व्यक्तिगत किसानों से सीधा राजस्व वसूली किया जाता थी और समय समय पर फेरबदल किया जाता था। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तीसरा अगर देखें महलवारी में जमींदारों को बीच में राजस्व संग्रह करने की आवश्यकता थी नहीं, बिल्कुल भाई महलवारी में नहीं होती थी, क्योंकि वो गांव के समूह होते थे और गांव के समूह डायरेक्टली आपको क्या है राजस्व संग्रह करके दे देते थे। तो चौथा सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई बीच में बिचौली नहीं थे। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, भारत में जो बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त है जिसको परमानेंट सेटलमेंट है, वो इसकी शुरुआत किसने की? तो आपको बताना है किसने की। लॉर्ड डलहौजी ने किया क्या, कि लॉर्ड कार्निवलिस ने किया, या फिर थॉमस मुनरो ने किया, या कि विलियम बेंकेट ने किया? तो आपको बताना है कि इसमें से किसने परमानेंट सेटलमेंट को लेके आया। तो इसका जो सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लेकिन थॉमस मुनरो इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भूमिका निभाया था, लेकिन जो प्रणाली को लेके कौन आता है, उसको सिस्टम को इंडिया में जो लागू करता है, इंट्रोड्यूस करता है, तो कौन करता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस करता है। अगला प्रश्न ये है कि किस भूमि राजस्व प्रणाली में, ठीक है, कौन सा एक रेवेन्यू सिस्टम है जिसमें किसानों को भूमि का मालिक माना गया और उसे सीधे राजस्व लिया गया? सीधे राजस्व किसमें से लिया गया? तो क्या है, स्थायी बंदोबस्त में नहीं, यहाँ पे तो जमींदार लेके आए थे। ठीक है, महलवारी क्या, रैयतवारी, महलवारी या जमींदारी प्रणाली? जमींदारी में तो ये बिचौलिया हो गया, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है डायरेक्ट कहां से, रैयतवारी से लिया गया है, क्योंकि महलवारी में क्या है कि एक पूरे गांव वाले मिल के समूह में देते थे जो कर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो आपका जो तीन अलग अलग जो भू राजस्व प्रणाली है, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी प्रणाली और महलवारी, वो कौन कौन से जगह पे इसको लागू किए? ठीक है, बंगाल, बिहार, ओडिशा, मद्रास, बॉम्बे, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब। तो आपको बताना है कौन सा। तो महलवारी जो प्रणाली थी वो कहां पे हुई? उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में। और रैयतवारी जो व्यवस्था स्टार्ट हुई कहां पे? मद्रास, बॉम्बे और असम के प्रोविंस में। और स्थायी बंदोबस्त जहां पे स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट होता है आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी। तो आंसर हो जाएगा ए, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो औपनिवेशिक शासनकाल में, जो गुलामी के वक्त भारत में ब्रिटिश व्यापार की नीति की मुख्य विशेषता थी, क्या थी? ठीक है, पहला भारतीय हस्तशिल्प और उद्योग की रक्षा करना, दूसरा भारतीय कच्चे माल का निर्यात और ब्रिटिश वस्तुओं का आयात के लिए मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, तीसरा आत्मनिर्भर, ठीक है ना, आत्मनिर्भर भारतीय उद्योग की स्थापना करना, चौथा ब्रिटिश वस्तुओं का उच्च शुल्क लगा के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना। तो क्या उद्देश्य था? तो हम लोग औपनिवेश काल का एक ही रूल था, क्या, कि जहां जो देश को आप गुलाम बनाया हो वहां का पूरा रॉ मटेरियल ले आओ और आप वहां पे फिनिश प्रोडक्ट बेचो, मतलब जो बन गया है वस्तु है उसको बेचो। तो क्या हो जाएगा, पहला प्रमोट क्या किया, इसके कारण हम लोग का हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है वो पूरा खत्म हो गया। कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बनाया, ना ही सेल्फ सफिशिएंट बना। तो ये क्या हो गया कि वो कच्चे माल का निर्यात किए भारत से और ब्रिटिश से क्या किए, आयात किए। ठीक है, जो फिनिश प्रोडक्ट है आयात किया, और उसके लिए क्या बनाया लोग, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिए इस चीज के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो भारत में जब जो कॉन्सेप्ट है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि भैया हमको तो ये लूट रहे हैं, ठीक है, धन की निकासी की जो अवधारणा को लोकप्रिय किसने बनाया? एक आरसी दत्त है, ये हिस्टोरियन है, ठीक है ना, इन्होंने बनाया, या दादा भाई नौरोजी ने बनाया, या फिर जॉन मेनार्ड कीन्स जो उतना टाइम के 1930 के वन ऑफ द ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है ना, या फिर एडम स्मिथ जिसके हिसाब से पूरा पूंजीवादी व्यवस्था चलता है। तो धन की निकासी का जो कॉन्सेप्ट है ड्रेन ऑफ वेल्थ का, भारत में कौन पॉपुलराइज किया? तो वो कौन, नन अदर देन हमारे क्या, दादा भाई नौरोजी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य जो भारत में जो साम्राज्यवाद को खड़ा करता है उसके 3 अलग अलग चरण थे, ठीक है ना, उस चरण के बारे में कौन सा कथन
सही है बताना है। ठीक है, कौन सा कथन, ठीक है, कौन सा कथन, इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, सही है बताना है। चलो पहला क्वेश्चन, पहला जो चरण था स्टार्ट होता है 1757 से 1803, जिसको हम लोग व्यापारवाद या फिर मर्केंटिलिज्म बोलते हैं। और इसमें जो फोकस क्या रहता है कि व्यापार में एकाधिकार करना है और धन के लूट पे केंद्रित था, यानी कि पूरा प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड था कि प्रॉफिट निकालना है भारत से। ठीक, दूसरा जो चरण होता है उसको हम लोग फ्री ट्रेड स्टेज बोलते हैं, फ्री ट्रेड कराना है, जिसमें क्या होता है कि मुक्त व्यापार चरण होता है, जिसमें क्या करते हैं भारतीय उद्योग का विनाश होता है और ब्रिटिश वस्तुओं का बढ़ावा होता है। तीसरा जो स्टेट है वो बताना है कि वित्त पूंजी चरण होता है, जो 1858 से 1947 तक। इसमें क्या ध्यान दिया जाता है, भारतीय संसाधनों और बाजारों को ब्रिटिश उद्योग के लिए शोषण करने का था। मतलब भारतीय जो बाजार है उसको बनाना था ताकि वो ब्रिटिश लोग यहाँ पे आके अपना सामान बेच सके। तो आपका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। पहला चरण में व्यापार को एकाधिकार करना था और प्रॉफिट कमाना था जितना। दूसरे चरण में उन्होंने क्या किया, यहाँ का उद्योग को नष्ट कर दिया और ब्रिटिश जो वस्तु है उसको फोकस किया। तीसरा, भारतीय संसाधन में क्या किया, भारतीय संसाधन को ध्यान दिया और वो अपने देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए जहां जहां पे जरूरत हुआ वहां वहां पे क्या किया, उन्होंने पूंजी लगाया। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, रेलवे की उनको जरूरत पड़ी तो रेलवे यहाँ पे बिछा है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी के सभी कथन क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें क्या है कि ब्रिटिश शासन के तहत, ठीक है, भारत में कृषि के व्यवसायीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक बड़ा जो चीज होता है कि व्यापार के पॉलिसी के कारण यहाँ पे कृषि का व्यवसायीकरण होता है। अब व्यवसायीकरण होता है तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, ये आपको निकालना है। तो अब व्यवसायीकरण में क्या होता है कि ब्रिटिश उद्योग के लिए हमको नील, कपास, चाय और जूट जैसी नगदी फसलों की खेती को बढ़ावा मिला, बिल्कुल बढ़ावा मिला। ठीक है, व्यवसायीकरण के कारण। दूसरा, इसने खाद्य फसलों के उत्पादन में, ठीक है, वृद्धि की, जिससे अकाल कम हो गए। ठीक है, आगे देखेंगे। तीसरे, किसानों को अक्सर कठोर राजस्व मांगने के माध्यम से नगद फसलें उगाने के लिए मजबूर किया। यह हमको पता है कि नील की खेती के लिए हम लोग को मजबूर किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट सही है। इसमें खाद्य फसलों के उत्पादन में कमी के कारण बार बार क्या आया, अकाल आया, बिल्कुल सही। खाद्य जो फसलें थे वो उसके जगह पे हम लोग जब कैश क्रॉप नगदी फसलें उगाने लगे तो बार बार हमको क्या होने लगा कि अकाल पड़ना शुरू हो गया। तो इससे अकाल कम नहीं हुआ, इससे अकाल बढ़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा, बी गलत हो जाएगा, बाकी तीन स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कौन से संस्थान सबसे ज्यादा प्रमुख थे। तो ब्रिटिश एम्पायर जो बना तो उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट उन लोग के ऑर्गेनाइजेशन थे। सबसे पहला है ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ठीक है, ये बताना है। दूसरा, सिविल सर्वेंट, ठीक। तीसरा, पुलिस, या चौथा, सभी के सभी। तो ब्रिटिश साम्राज्य को इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बनाता है, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, ठीक है ना, और बैक्ड बाय उसका जो रिवेन्यू सिस्टम है, जिसमें अभी हम लोग ने 3 पॉलिसी पढ़ा, जो एग्रीकल्चर से पैसा यहाँ पे लेके जा रहे हैं, ब्रिटिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, और तीसरा हमारे ही संसाधन, और सबसे ज्यादा जो हमारे जो मानव संसाधन, सबसे बड़े आर्मी के रूप में हम लोग की भारतीय सेना को वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ा रहे हैं, 2 में लड़ा रहे हैं, इधर भेज रहे हैं, उधर भेज रहे हैं। तो बिल्कुल ये दूसरा, सिविल सर्विस का इतना जबरदस्त यूज किया उन्होंने कि ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रिवेन्यू सिस्टम बना के रखा, ठीक है, और पुलिस का इंटरनल वो के लिए। तो ऑल ये जो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, ठीक है ना, इसका यूज किया। और आज भी हम लोग उस जो जो स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग को इंडिया के वर्जन में सुधार किए हैं और इसको बना के रखे हैं। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जो मैकॉले का जो शिक्षा का जो मिनट है, मैकॉले मिनट जिसको बोलते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या था। ठीक है, ये था कि स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा, प्रमुख भारतीय शहरों में विश्वविद्यालय की स्थापना करना। तीसरा, ऐसे भारतीय वर्ग का तैयार करना जो रक्त और रंग से भारतीय हो
लेकिन स्वाद, विचार और बुद्धिमत्ता से अंग्रेज हो। या फिर चौथा, सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू करना। तो आपको बताना है कि जो मैकॉले मिनट, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी कई बार बोलते हैं, चल रहे हैं, सॉरी, मैकॉले जो मिनट है, जो इसके थ्रू से भारत का जो एजुकेशन सिस्टम बनता है, आज भी उसको चेंज करने की कोशिश किया जा रहा है। तो उसका जो असली मकसद क्या था? तो असली मकसद इनका ये था कि ऐसे इंडियन को बनाना जो रक्त और रंग से भारतीय रहे, लेकिन उसका टेस्ट, विचार और इंटेलेक्ट पूरा अंग्रेज जैसा हो। अगला बताना है कि जो भारत में जो शिक्षा नीति है, भारत में जो शिक्षा नीति है जो ब्रिटिश ने लेके आया है, वो कौन से रिपोर्ट के थ्रू हम लोग लेके आते हैं? ठीक है, 19वीं सदी का जो नीति है, मैकॉले मिनट से, या फिर हंटर कमीशन के रिपोर्ट से, तीसरा वुड्स डिस्पैच से, या 1818 के अधिनियम के थ्रू। तो अभी जो हम लोग का जो 19वीं सदी के लिए जो शिक्षा नीति जो लेके आया रहता है, वो कौन सा था? वुड्स डिस्पैच रहता है। ठीक है ना, उसमें बहुत सारे शिक्षा के लिए वर्णन किया जाता है। 1813 में इनिशियली स्टार्ट किया जाता है कि मिशनरीज को आपको अलाउ किया जाता है कि पढ़ाई कराओ बोल के। ठीक है, और मैकॉले मिनट का बताया कि उन्होंने बताता है कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति रहेगा कि भारतीय शिक्षा। तो ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के बारे में बोलते हैं। ये चारों के चारों रिपोर्ट क्या है आपका शिक्षा के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वुड्स डिस्पैच। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो शिक्षा के लिए कौन कौन सा आयोग, ठीक है, और थे, उसको बताना है। ठीक, तो बताना है कि मैकॉले, हंटर, इसी का ही है, इसी का ही क्वेश्चन का दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन अलग अलग हैं, दो क्वेश्चन है दो पार्ट में। तो पहले है मैकॉले का मिनट, ठीक है, मैकॉले मिनट और हंटर आयोग और रेले आयोग और सेडल आयोग, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट शिक्षा के लिए आयोग बने थे, कमीशन बने थे। ठीक है, और इसको हम लोग को मिलाना था कि वो कौन कौन सा लेके आए थे। ये हाँ, फिर से इसको मिलाना है कि कौन सा थ्योरी लेके आए थे। ठीक, एक है डाउनवर्ड फिल्टरिंग थ्योरी, दूसरा है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए, तीसरा है विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए, चौथा है कलकत्ता विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय के लिए उच्च शिक्षा बनाने के लिए। तो आपको बताना है कौन सा जो कमेटी है शिक्षा का, कौन सा सुधार दिया गया है। तो जो आपका जो मैकॉले है, मैकॉले कमीशन है, वो क्या बोला कि हमको क्या है कि ऊपर वाले वर्ग को हम लोग को पढ़ा देना है, उसके बाद ट्रिकल डाउन हो जाएगा, उसके बाद उसको पढ़ाएंगे, फिर उसके पढ़ाएंगे, उसके नीचे तक आ जाएगा। हंटर आयोग क्या बोलता है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को वह सुधार के लिए लेके आते हैं। रेली आयोग जो है वो कि विश्वविद्यालय के सुधार के लिए लेके आते हैं। और सेडल जो आयोग है, ये इसके थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं, कलकत्ता में विश्वविद्यालय बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न ये बताना है कि जो प्रेस है, अब देखो आपको पूरा साम्राज्य को बना के रखना है, यानी कि कॉलोनाइज करना है, यानी कि उसका बुद्धि को जब तक आप गुलाम नहीं बनाओगे तो बाकी को कैसे बनाओगे। तो इसी कारण आपका सबसे पहले एजुकेशन को गुलाम बनाया गया, दूसरा आपका क्या, उसके बाद बोला गया कि जो प्रेस है, मीडिया है, उसको भी रेगुलेट किया गया है। तो ये भारतीय प्रेस को प्रतिबंध करने के लिए कौन कौन सा अधिनियम था? अधिनियम कौन कौन सा था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि स्थानीय प्रेस एक्ट, मतलब जो स्थानीय न्यूज़पेपर रहता है उसको प्रकाशित करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले ब्रिटिश की अनुमति लेना पड़ता है। दूसरा भारतीय प्रेस अधिनियम, तीसरा सेंसरशिप प्रेस अधिनियम, और इनमें से सभी, तो ये सभी अधिनियम है जिसके थ्रू भारतीय प्रेस में प्रतिबंध लगाने की कोशिश किया जाता है। तो वो वही चीज चलाते हैं जो उनके नैरेटिव को सूट बैठता है, यानी कि वो अपना प्रोपेगेंडा करते हैं। अब ये बताना है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा सुधार ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं को औपचारिकरण के लिए किया गया। ठीक है ना, जो है ना, इसमें से कौन सा जो सेवा है तो वो कंपटीशन एग्जाम को ओपन किया। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा है, 1813 का जो चार्टर का अधिनियम, या फिर 1833 का चार्टर का अधिनियम, या फिर चार्टर ऑफ 1853। ठीक है, तो इसमें बताना है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1895। तो इसमें बताना है कि कौन सा चार्टर में, चारों चार्टर में क्या है कि कंपटीशन एग्जाम जो आईएएस है, जो अभी बोलते हैं, पहले सिविल सर्विस जो वो थे, उसको क्या कर दिया, सबके लिए ओपन कर दिया। तो सबके लिए जो ओपन किया है वो हो जाएगा
चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अगला क्वेश्चन जो है वो है सिविल सेविक सेवा परीक्षा के जो पहली बार भारत में कब आयोजित किया गया और उसके लिए जो पात्रता क्या था। तो इसका जो पहला जो है 1855 में, दूसरा है 1853 में, 1922 में या फिर 1971 में। और एज क्या था, 21 से 26 या 18 से 23 या 21 से 24 या फिर 20 से 25। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1922 में पहली बार भारत करते थे। मतलब कितना वो था, पहले जो है आपको ब्रिटेन जाना पड़ता था और वहां पे आपको एग्जाम दिलाना पड़ता था और एज भी कम थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये है कि जो भारतीय दंड संहिता, ठीक है, जिसका नामकरण अभी चेंज कर दिया गया है, ठीक है, 1960 में स्थापना की, उसमें से कौन सा कथन गलत है बताना है। जो आईपीसी का जो मसौदा है वो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग के द्वारा तैयार हुआ। दूसरा, आईपीसी 1860 में अधिनियम किया गया और 62 में लागू किया गया। तीसरा, ये जो आईपीसी है प्रारंभ में भारत की सभी रियासतों पर लागू हुआ। और चौथा, जो आपराधिक के लिए एक क्रिमिनल लॉ सिस्टम लेके आया गया, अंग्रेजी क्रिमिनल लॉ सिस्टम से इन्फ्लुएंस था। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा कि पहला बिल्कुल इसका जो अध्यक्षता थे मैकॉले ने किया था। दूसरा सही है, 1860 में आया था और इम्प्लीमेंट 1862 में हुआ था। सबसे पहले ये रियासतों पे नहीं, पहले ब्रिटिश स्टेट पे हुआ। जब हम लोग पढ़ेंगे तो भारत में दो टाइप के राज्य होते थे, एक ब्रिटिश शासित राज्य होता था और एक रियासत होते थे जो राजाओं के अधीन थे, भारतीय राजाओं के। तो ये ब्रिटिश स्टेट के लिए थे, ना कि प्रिंस के। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसको आपको बताना है कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, उसकी आधिकारिक भाषा क्या है। हिंदी है, अंग्रेजी है, हिंदी और अंग्रेजी है या फिर क्षेत्रीय भाषा है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल का आप यूज कर सकते हो और मुझे बताना है कि ये जो भाषा है कौन सी है आधिकारिक भाषा सुप्रीम कोर्ट की। तो इस तरह से हम लोग ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया। और यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या देखा, यहाँ पे हम लोग ने देखा बहुत सारे एक्ट देखे, ट्रीटी देखे, ठीक है, स्ट्रेटेजी देखे उनका, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखे और अलग अलग स्तर के जो व्यापारिक समझौता देखे, प्रेस को कैसे करके वो प्रतिबंध कर रहे हैं, शिक्षा को अपने अनुसार कैसे चेक कर रहे हैं। तो ये सब कुछ देखा। तो आपको ये कंटेंट अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।